मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने हाइगेन प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन फॉर्मूला डेराइव कर लिया था, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन प्रिंसिपल वो भी हमने प्रूव कर लिया था। और आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की। लाइट की जो इंसिडेंट करने वाले इस चैप्टर में, ठीक है ना, वो फर्स्ट इंसिडेंट अपनी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और उसके बाद हम डिफ्रैक्शन करेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये भी लाइट की इंसिडेंट ही होती है। तो इसमें देखो क्या होता है, इंटरफेरेंस के अंदर अपन क्या चेक करते हैं, कैसे होता है, क्या चीज हम देखते हैं। तो हमारे पास जो वेव्स होती है, वेव्स के लिए करेंगे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो वेव जो होती है ना, तो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है कि दो या दो से ज्यादा वेव्स, दो वेव हो या दो से ज्यादा वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, एम्पलीट्यूड सेम हो या नियर अबाउट सेम हो, जब किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती है और मीडियम के किसी पार्टिकल पे या किसी पॉइंट पे जब वो सुपर इंपोज होती है, तो आफ्टर सुपर इंपोज जो रिजल्टिंग वेव हो उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कुछ पॉइंट से मैक्सिमम होता है और कुछ पे मिनिमम होता है। इस टाइप के पैटर्न को या इस टाइप की जो इंसिडेंट होती है उसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। इस इंसिडेंट को क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अपन डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद इसके टाइप्स देखते हैं। when two or more than two waves of same frequency when two or more than two waves of same frequency and same amplitude, equal amplitude, same amplitude, frequency amplitude सीख लिया हमने वेव का, same amplitude और near about same, और near about same, same और near about same amplitude, ठीक है ना। near about same amplitude और near about are propagate in a medium when two or more than two waves of same frequency and same amplitude or near about are propagate in a medium and superimpose on a point of medium then and superimpose on a point of medium, दो जो वेव जो है वो पॉइंट पे या किसी मीडियम के पार्टिकल पे सुपर इंपोज होती है, then amplitude and intensity, then amplitude और intensity of resulting wave then amplitude or intensity of resulting wave will get maximum at some points will get maximum at some points and minimum at some points. कुछ पॉइंट्स पे जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम मिलेगी और कुछ पे मिनिमम मिलेगी। When two or more than two waves of same frequency and same amplitude are or near about amplitude are propagates in a medium and superimpose on a point of medium, then the amplitude or intensity of resulting wave will get maximum at some point and minimum at some point. कुछ पे मिनिमम मिलेगी और कुछ पे मैक्सिमम मिलेगी। This type of incident is called interference of light. इसको हम क्या बोलेंगे, interference of light. There are two types of interference. First आपका होता है constructive interference. Constructive interference
इसके लिए कंडीशन है कि जो सुपर इंपोज वेव है, टू और टू मोर देन टू वेव जो सुपर इंपोज होती है, अगर वो इन फेज होती हैं, तो जो हमारी रिजल्टिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसमें अगर हमारी सुपर इंपोज वेव ऑपोजिट फेज से सुपर इंपोज होती है तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड और जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम मिलेगी, ठीक है ना, वो मिनिमम हमें मिलेगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिख लो, व्हेन सुपर imposed waves are in phase, when superimposed waves are in phase, then amplitude or intensity of resulting wave, then amplitude and intensity of resulting wave will get maximum। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर सुपर इंपोज वेव जो है वो इन फेज है तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम प्राप्त होगी, मैक्सिमम मिलेगी अपने को, ठीक है ना। जैसे देखो एक्स एक्स पे टी लिया, वाई एक्सिस पे हम वेव के डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। जैसे फर्स्ट वेव जो है वो हमने ऐसे लिखे, ये फर्स्ट वेव के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये ग्राफ है उसके लिए, y1 के लिए ग्राफ ये है, ठीक है ना। सेकंड वेव की इन फेज ये, इसका एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम मैंने a1 से डिनोट किया, इसका एम्पलीट्यूड कितना है a1। सेकंड जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड अपन इतना भी रख सकते हैं और चाहे तो इससे थोड़ा कम ले सकते हैं, बट इन फेज है वो a की पॉइंट से स्टार्ट होगी, इन फेज है तो ग्राफ देखो ऐसे चलेगा। ये सेकंड वेव के डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ हो गई। इसका जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसको हमने a2 कंसीडर कर लिया। जो रिजल्टिंग वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों इंक्रीज करेगी, इस तरह से एम्पलीट्यूड देखो इंक्रीज करके रिजल्टिंग वेव हमें ये मिलेगी, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टिंग वेव इस तरह से दिखाना है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसको r से डिनोट कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो हमें वेव मिलेगी वो इस टाइप का जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में होगा, ठीक है। दूसरा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें अगर हमारी सुपर इंपोज वेव जो है ना वो आउट फेज, इन फेज नहीं हो, आउट फेज हो, ठीक है ना, ऑपोजिट फेज हो, सॉरी इन फेज नहीं, ऑपोजिट फेज में हो तो जो रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम मिलेगी अपने को, विल गेट मिनिमम, ठीक है। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो मैं इसी डेफिनेशन से बता रहा हूं, when superimposed wave are in opposite phase, इसको क्या लिखेंगे अपन, in opposite phase, in opposite phase, then amplitude or intensity of resulting wave will get minimum, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा, when superimposed wave are in opposite phase, then amplitude or intensity of resulting wave will get minimum। देखो ग्राफ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। सेकंड जो है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके लिए देखो ध्यान से समझो, दूसरा अपना था डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो इस केस में तो हमें पहले वाले केस में तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी, सेकंड केस में मिनिमम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड की लाइट मिलेगी। ऑपोजिट फेज में थी, जैसे x एक्सिस पे t लिया, y एक्सिस में मैं फर्स्ट वेव की ग्राफ ऐसे बनाता हूं, ये फर्स्ट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि सेकंड वेव जो है ना वो ऑपोजिट वेव से सुपर इंपोज होती है, मतलब नीचे से, और उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम ले लेते हैं अपन इस वाले से, या नियर अबाउट सेम भी ले सकते हैं,
ठीक है ना, नियर सेम भी ले सकते हैं। जैसे इसका एम्पलीट्यूड a है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है आपका a2 है और इसको a1 मान लिया। दोनों अगर ऑपोजिट फेज से सुपर इंपोज होती हैं तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, ये रिजल्टिंग वेव मिलेगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टिंग वेव, ये इस तरह से मिलेगा। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो ये x एक्सिस पे शो करनी होगी, उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में इसका एम्पलीट्यूड होगा a1 a2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा, इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये हमने दो टाइप के इंटरफेरेंस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे बेटा कोरेंट और इनकोरेंट सोर्सेज, ठीक है ना। मैं वैसे ही समझा देता हूं, लिख लेना थोड़ा सा, कोरेंट एंड इनकोरेंट सोर्सेज, ठीक है ना। लिखना आपको खुद को ही है, मैं समझा देता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है, कोरेंट एंड इनकोरेंट सोर्सेज। टॉपिक आपका है कोरेंट एंड इनकोरेंट सोर्सेज, कोरेंट एंड इनकोरेंट सोर्सेज। देखो बेटा, इनकोरेंट सोर्सेज की बात करें अपन, दो इनकोरेंट सोर्सेज से जो वेव्स एमिट होती हैं और वो वेव्स अगर उनका जो फेज डिफरेंस है, वेव्स के बीच जो फेज डिफरेंस है वो अगर टाइम डिपेंडेंट है तो उस टाइप के सोर्सेज को बोलते हैं इनकोरेंट सोर्सेज। टू सोर्सेज से दो वेव्स अगर हमारी एमिट होती है और वो जो एमिटेड वेव्स है उनके बीच फेज डिफरेंस अगर टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड करता है तो उसे बोलते हैं इनकोरेंट सोर्सेज। और अगर वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो उसे बोलते हैं कोरेंट सोर्स, लाइक लेजर लाइट। दो लेजर लाइट से जो वेव्स एमिट करते हैं तो उनका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इनको बोलते हैं कोरेंट सोर्स। इनको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स भी बोलते हैं, लेजर लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स भी बोलते हैं। तो कोरेंट सोर्स समझ में आ गया। कोरेंट सोर्स दो सोर्सेज जिनसे एमिटेड वेव्स के बीच जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करे, does not depend on the time, the phase difference between two waves does not depend on the time, then this type of sources are called coherent sources, ठीक है। और अगर वो टाइम पे डिपेंड करता है तो उसको बोल देते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज। इसका एग्जांपल है लेजर लाइट। कोहेरेंट सोर्स का एग्जांपल याद रखना, लेजर लाइट, जिसको मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, when phase difference between two waves, when phase difference between two waves depends on time, और ये जो दो वेव्स है, ठीक है ना, टू वेव्स वो दो सोर्सेज से निकली हुई है। When phase difference between two waves depends on time, then this type of sources, जो वेव जहां से निकली सोर्स से, this type of sources is are called coherent sources, incoherent sources, डिपेंड करने वाले इनकोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। दूसरा, जब वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करे, व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स ऑफ, ऐसे लिख लो थोड़ा सा इसको, टू वेव्स ऑफ टू सोर्सेज, ठीक है ना। दो वेव जो है ना वो दो सोर्सेज से हमने निकाली है। does not depend on time, then this type of sources are called coherent sources,
इसका एग्जांपल याद रखो, लेजर लाइट, जिसको मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये छोटे से दो सोर्सेज की डेफिनेशन बीच में थी, हमने लिख ली। अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। कुछ कंडीशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तभी इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, और उसके बाद डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है ना। इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है, देखो। फर्स्ट, लाइट सोर्स, जो लाइट सोर्स होगा जिसके हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने हैं, शुड बी कोहेरेंट। लाइट सोर्स शुड बी कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट। दूसरा, फ्रीक्वेंसीज ऑफ या फ्रीक्वेंसी ऑफ सुपर इम्पोज्ड वेव आर सेम। फ्रीक्वेंसी ऑफ superimposed waves are same, ठीक है ना। डेफिनेशन में भी आ गया थी, इंटरफेरेंस की जब डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें सही था कि दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सुपरइम्पोज्ड वेव्स आर सेम, एम्पलीट्यूड सेम और नियर अबाउट सेम। एम्पलीट्यूड ऑफ superimposed wave are same or near about same। सेम हो या फिर नियर अबाउट सेम हो। जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स शुड बी मिनिमम। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स शुड बी मिनिमम, ठीक है ना। इस तरह से कुछ और भी कंडीशन है। जो स्लिट्स है ना वो लीनियर होनी चाहिए, स्मॉल साइज की होनी चाहिए, तो उनकी डिस्टेंस जो स्लिट एस लेते हैं उसकी साइज जो है वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से 4-5 कंडीशंस अपन लिख लेते हैं, तो ये कंडीशंस अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो बहुत आसान है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में पूछा हुआ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगला टॉपिक आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग साइंटिस्ट का नाम था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये, और एग्जाम में पूछा हुआ भी है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो अपने पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। कैसा होता है सोर्स? मोनोक्रोमेटिक, जिससे जो लाइट्स है वो सभी डायरेक्शन में इस तरह से एमिट हो रही है। लेजर लाइट समझ लो इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। जब इससे लाइट एमिट होगी और यहां पे इसके पास में एक स्क्रीन एल रखा होगा, इसको स्क्रीन एल से डिनोट करेंगे, और उसमें एक स्लिट होगी, उसमें एक स्मॉल स्लिट एस की बात करेंगे। यहां से एक स्लिट लगी होगी, इस पे स्क्रीन पे एक स्लिट, एक छोटा छेद है यहाँ पे, ठीक है ना, हॉल है यहाँ पे। इस हॉल को स्लिट बोलते हैं अपन। ये सिंगल स्लिट है एस, इससे जो लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है ना, जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पे इंसिडेंट होगी,
ठीक है ना। तो यहाँ के जो पार्टिकल है वो लाइट को पहले एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसके बाद एमिट करेंगे सेकेंडरी वेवलेट के जैसे। तो यहाँ से जो हमारी लाइट बाहर निकलेगी वो वेवफ्रंट की फॉर्म में होगी। वो कैसी होगी? वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट, क्योंकि आपका सोर्स कैसा है? स्मॉल, छोटा पॉइंट साइज। तो इस तरह से आपकी वेवफ्रंट होंगी। जो वेवफ्रंट है वो स्फेरिकल होंगी। वेवफ्रंट कैसे होंगी? स्फेरिकल। ठीक है। उसके बाद इस तरफ आपकी क्या लगी होगी? दूसरी स्क्रीन जिसमें डबल स्लिट लगे होंगे, जिसमें अपन डबल स्लिट की बात करेंगे। और वो जो स्लिट्स हैं वो S से इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी हम कंडीशन में लगाएंगे कि स्लिट S1 और S2 जो हम लेंगे वो S से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है ना। तो आप ऐसे मिड पॉइंट देख लो, जैसे यहाँ पे मिड है, तो जितने डिस्टेंस पे आप ऊपर S1 ले रहे हो उतने ही डिस्टेंस पे आप नीचे S2 लोगे। ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, तभी आपका ग्राफ ये जो है पैटर्न सही बनेगा। ये दूसरी स्क्रीन M जिसमें डबल स्लिट है S1 और S2, इसीलिए इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला है। इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो ध्यान से, ये जो है स्क्रीन M इसमें डबल स्लिट है S1 और S2। ये जो वेवफ्रंट जब इसमें इंसिडेंट होंगे S1 और S2 पे, तो हमारी जो वेव्स हैं वो हमें इस तरह से दिखानी है। ठीक है ना। जो वेव्स हैं उनसे अपन जैसे कंटिन्यूअस और डॉटेड आर्क दिखाएंगे। कंटिन्यूअस और डॉटेड आर्क, कंटिन्यूअस आर्क रिप्रेजेंट करता है वेव के क्रेस्ट को और डॉटेड आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है वेव के थ्रो को। इट रिप्रेजेंट द क्रेस्ट ऑफ वेव एंड डॉटेड जो आर्क है रिप्रेजेंट जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रो ऑफ वेव। ठीक है ना, वेव के थ्रो। इस तरह से हम दिखाएंगे। इसमें कंटिन्यूअस और डॉटेड आर्क दिखाएंगे। कंटिन्यूअस आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वेव के क्रेस्ट को और जो डॉटेड आर्क है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेव की क्रेस्ट को, सॉरी थ्रो को, डॉटेड थ्रो को, और कंटिन्यूअस आर्क जो है वो क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से अपने को दिखाना है। ठीक है ना। और दिखा सकते हैं ऐसे, आप इस पे दिखाओगे, इस वाले में दिखाओगे ना, तो इसमें भी आपको दोनों चीज दिखानी है, डॉटेड और कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस, फिर डॉटेड, फिर कंटिन्यूअस, फिर आपका डॉटेड, फिर कंटिन्यूअस। ठीक है। फिर से आपका डॉटेड, नेक्स्ट फिर कंटिन्यूअस। ठीक है ना। इस तरह से दिखाने हैं। और अब इधर जो फाइनल स्क्रीन है एंड, उस पे अपन इमेज देखेंगे। उसमें हम जो हमारे फ्रिंज होती है, डार्क और ब्राइट फ्रिंज, हम बोलते हैं कि इंटरमीडिएट पैटर्न में कुछ पॉइंट्स पे, जिन पॉइंट्स पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलती है उन पे हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, और जिन पे मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलती है उसे हम बोलते हैं डार्क फ्रिंज। तो उसके लिए देखो वो कैसे बनेगी, किस तरह से हम देखेंगे उसको, वो चीजें देखो। समझो इस चीज को। दो कंटिन्यूअस या दो डॉटेड जो आर्क जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, उन लाइन से जो लाइट पास होती है उससे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। उससे हमें कौन सी फ्रिंज मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज। दो डॉटेड या दो कंटिन्यूअस आर्क जहां इंटरसेक्ट करते हैं उनसे जो लाइट पास हो रही है, इसको हम बोलते हैं नोडल, एंटी नोडल। ये जो होता है इसको बोला जाता है एंटी नोडल। एंटी नोडल। दो कंटिन्यूअस और दो डॉटेड, ये दो डॉटेड, ये दो कंटिन्यूअस, फिर डॉटेड, फिर कंटिन्यूअस, फिर डॉटेड। तो इन पॉइंट से, इनको नोडल पॉइंट बोलेंगे, एंटी नोडल पॉइंट, और इन एंटी नोडल लाइन से जो लाइट पास होती है उससे हमें मिलती है ब्राइट फ्रिंज। बिकॉज इन सिचुएशंस में दो डॉटेड और दो कंटिन्यूअस
आर्क जहां इंटरसेक्ट करती है वहां हमारी जो वेव है वो सेम फेज में होती है, और जब वेव सेम फेज में होती है तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलती है जिससे ब्राइट फ्रिंज बनती है। अब इसके ऑपोजिट एक कंटीन्यूअस और एक डॉटेड आर्क जहां इंटरसेक्ट करता है वहां हमारी वेव्स ऑपोजिट फेज में होती है, और उससे जो लाइट पास होती है उससे हमें मिलती है डार्क फ्रिंज। जैसे देखो ये रहा एक डॉटेड और एक कंटीन्यूअस, फिर एक डॉटेड और एक कंटीन्यूअस, डॉटेड और कंटीन्यूअस, डॉटेड और कंटीन्यूअस, डॉटेड और कंटीन्यूअस। देखो ध्यान से, इनसे जो लाइट पास होती है इन पॉइंट से, उनसे जो हमें फ्रिंज मिलेगी वो होगी डार्क, बिकॉज डॉटेड और कंटीन्यूअस के क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे हमारी जो वेव्स होती है वो ऑपोजिट फेज में होती है, और इस लाइन को बोला जाता है नोडल, नोडल लाइन। ये हमारी होती है नोडल लाइन, नोड, ठीक है ना, नोडल लाइन, एंटी नोडल लाइन, ये नोडल लाइन, ये इन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स। ये हमारे क्या होते हैं, नोड्स, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट और दो देखो, डॉटेड, कंटीन्यूअस, डॉटेड, ठीक है ना, कंटीन्यूअस, डॉटेड, इनसे जो लाइट जाएगी इन पॉइंट से, ठीक है ना, वहां फिर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। फिर देखो डॉटेड कंटीन्यूअस, डॉटेड कंटीन्यूअस, डॉटेड कंटीन्यूअस, डार्क फ्रिंज, कंटीन्यूअस, दोनों डॉटेड, दोनों कंटीन्यूअस, दोनों डॉटेड, कंटीन्यूअस, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना, ऐसे दिखाओगे आप। देखो ध्यान से आगे, डॉटेड कंटीन्यूअस, डॉटेड कंटीन्यूअस, डार्क फ्रिंज, दोनों कंटीन्यूअस, दोनों डॉटेड, सॉरी दोनों डॉटेड, दोनों कंटीन्यूअस, डॉटेड, ब्राइट फ्रिंज। और देखो कॉन्जुगेट, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, इस तरह से हमें फ्रिंजें मिलेंगी, कंटिन्यू कॉन्जुगेटेड मिलेंगी। पहले ब्राइट आएगी तो फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, और ये इक्वल डिस्टेंस में होंगी, ठीक है ना। हमें फ्रिंज विड्थ भी कैलकुलेट करनी होगी, टू कॉन्जुगेटेड ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस या टू कॉन्जुगेटेड डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस, ये भी कैलकुलेट करनी है और इक्वली आएगी ये, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव डार्क फ्रिंजेस हमेशा इक्वल होगी, जो हमें कैलकुलेट करनी होगी। इस तरह से देखो आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसकी लैंग्वेज आप खुद लिखोगे बुक से। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, हमने सबसे पहले स्लिट एज पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से लाइट एमिट करी, लाइट इस पे इंसिडेंट करी, तो इससे जो एमिट हुई वो स्फेरिकल जो आपके वेवफ्रंट है उस फॉर्म में आपकी लाइट निकलेगी। फिर ये S1 और S2 से पास होगी तो कंटीन्यूअस आर्क और डॉटेड आर्क बनाएगी। कंटीन्यूअस आर्क जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेव के क्रेस्ट को, और डॉटेड आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है वेव के थ्रो को। उसके बाद हमने दोनों स्लिट से ऐसे डॉटेड और कंटीन्यूअस आर्क बना ली। अब दो कंटीन्यूअस या दो डॉटेड आर्क जहां इंटरसेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स को बोला जाता है एंटी नोड, और उनसे जो लाइट पास होती है उससे जो हमें फ्रिंज मिलेगी वो ब्राइट फ्रिंज होगी, बिकॉज़ उस कंडीशन में दोनों वेव सेम फेज में होती है, ठीक है। और एक डॉटेड और एक कंटीन्यूअस आर्क से क्या इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइट पास होती है उसे डार्क फ्रिंज मिलेगी, बिकॉज़ वहां पे हमारी जो दोनों वेव्स है वो ऑपोजिट फेज में होती है। इन लाइंस को बोला जाता है नोडल लाइंस और इनको बोला जाता है एंटी नोडल लाइंस। सिंपल एक्सपेरिमेंट खत्म, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।